सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। वो शाम मैंने होटल में ही गुजारी। सिर्फ अपने कपड़े लेने कनाट पैलेस गया। ट्राई के लिए कपड़े तैयार थे। मैंने ट्राई दी और 2 दिन बाद अपने कपड़े ले आया। अब मैं पूरी तरह उस ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने के लिए तैयार था जिसमें सीनियर सिविल और फौजी अफसरान की बहुतात थी। इधर मेरे साथी भी बेकार नहीं बैठे थे। उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर के जिन सिविल अफसरों और क्लर्कों के घर और दफ्तर में उनकी पोजीशन का पता लगाया था, उनके घरेलू हालात, घर में रहने वाले अफराद ख़ुसूसन बच्चों और जवान बच्चियों और गैर शादीशुदा बहनों के मुतल्लिक भी मालूमात हासिल की। ये तमाम मालूमात उन्होंने मुझे दी और मैंने अपनी डायरी में कोड वर्ड्स में नोट कर ली। ये मालूमात हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती थी। पैसे तो हमारे पास खासे थे। मैंने लोधी होटल में एक अमरीकी जोड़ा देखा जिससे बातचीत में मालूम हुआ कि वो खटमंडो जा रहे हैं। मैंने एक बात नोट की कि वो जोड़ा तकरीबन हर रात होटल के बाग के एक कोने में अंधेरे में बैठता था। मैं एक रात झाड़ियों के पीछे उनके करीब पहुंचा तो चर्च की बू आई। मुझे फ़ौरन एक बात सूझी और मैं अचानक उनके सामने आ गया और कहा कि यहाँ हशीश पीना सख्त ममनू है और तुम खुलेआम पी रहे हो। तुमको पकड़वा दूंगा तो कई साल की जेल हो जाएगी। वो डर गए। मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें पकड़वाना नहीं चाहता। मेरी नज़र उनके रूलर फ्लैक्स कैमरे पर थी। मैंने उन्हें कहा कि ये कैमरा मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन अपनी कीमत पर। बोलो अब क्या सलाह है। वो इतने खौफज़दा थे कि फ़ौरन मान गए। मैंने उन्हें उसी वक्त लेकर रिसेप्शन पर आया। वो औरत कमरे से अपना कैमरा ले आई और मैंने 600 रुपये के इवज़ उनका कैमरा ख़रीद लिया और फ्रंट ऑफिस मैनेजर और कैशियर की रसीद पर दस्तखत ले लिए ताकि बाद में वो शोर ना मचा सकें। वो तो कुछ ऐसे डरे कि दूसरे दिन ही होटल से चेकआउट हो गए। मैंने कैमरा अपने नंबर 2 यानी ट्रांसमीटर ऑपरेटर को दिया और कहा कि इस कैमरे से आर्मी हेडक्वार्टर के सिविल मुलाजिमीन जिनका वो ताक़ुब कर चुके हैं उनकी तस्वीरें उतारें और उनके घर के अफराद की तस्वीरें भी बनाएं और घर वालों के नाम मालूम करें और तस्वीरों के पीछे उनके नाम इंग्लिश में लिख दें और उनके मुतल्लिक जो मज़ीद मालूमात हासिल करें वो मुझे लिख कर दें। अलावा ज़ी हेडक्वार्टर्स के सफाई करने वाले खाकरूबों का पीछा करें और उनके घरों के एड्रेस और नाम मालूम करें और उनकी भी तस्वीरें हासिल करें। भारत में शूद्र यानी हरिजन सफाई का काम हज़ारों बरस से करते आए हैं। आज़ादी के बाद उनका ख्याल था कि शायद अब ज़ात पात की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। अंग्रेज़ों के राज में ऊंची ज़ात के हिंदू उन नीच ज़ात वालों पर इतना जुल्म नहीं कर सकते थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद तो उन्हें हर तरह की आज़ादी मिल गई। शूद्र को हरिजन का नाम तो दे दिया गया, लेकिन हर गांव में बाकी गांव से अलग उन्हें रहने की जगह दी गई और एक सुर्ख झंडा उनको अपनी बस्ती पर लाजमन लहराने का हुक्म दिया गया। उनके कुएं और मंदिर तक अलग हैं और कोई हरिजन ऊंची ज़ात के हिंदुओं के कुओं से ना तो पानी पी सकता है और ना ही उनके मंदिरों में जा सकता है। इस सूरत हाल को हरिजन ज़्यादा अरसा बर्दाश्त ना कर सके और हरिजन मर्द डाकुओं के अलावा फूलन देवी जैसी दर्जनों डाकुओं की टोलियां बनी, जिन्होंने ऊंची ज़ात के हिंदुओं से अपनी ज़िल्लत का खूब बदला लिया। हिंदू अब हरिजनों पर बहुत कम एतबार करते हैं। सफाई करने वाले हरिजनों के अलावा ईसाई भी हैं। भारतीय फ़ौज में सफाई के लिए ईसाई रखे जाते हैं और मेरे मंसूबे के मुताबिक मुझे उन्हीं सफाई करने वालों से बहुत काम लेना था, इसलिए मैं उनके मुतल्लिक तमाम मुमकिन मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने अपने चारों साथियों को इस काम पर लगा दिया। एक रोज़ मैं दोपहर से ज़रा पहले सर्विसेज क्लब चला गया। वहाँ रिसेप्शन में बोर्ड पर वहाँ रिहाइश पजीर अफसरों के नाम और रैंक लिखे हुए थे। मैंने जल्दी वो नाम और रैंक नोट किए और क्लब सेक्रेटरी के कमरे में चला गया और लिखे हुए नामों में से एक कर्नल का पूछा। उसने जवाब दिया कि इस वक्त तो वो ड्यूटी पर गए हैं और शाम को 7 बजे के बाद मिल सकेंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने कर्नल साहब को पहले से नहीं देखा, एक दोस्त के रेफरेंस से मिलना चाहता हूँ। सेक्रेटरी ने कहा कि शाम को वो भी यहीं होगा और मुझे कर्नल के पास ले जाएगा और उसी शाम अच्छी तरह ड्रेसअप होकर मैं सर्विसेज क्लब नई दिल्ली पहुँच गया। सेक्रेटरी अपने दफ्तर में मौजूद ना था। मैं क्लब के लान में टहलने लगा। क्लब में मेंबरों की आमद शुरू हो चुकी थी। टहलने के दौरान मैं उन पर भी नज़र रख रहा था। सिविल और यूनिफॉर्म में कुछ जवान ऑफिसर्स लान में एक अलग ग्रुप बनाए खड़े थे, जबकि उनसे कुछ फासले पर उधेड़ उमर टाप बरास का अपना अलग ग्रुप था। मैंने देखा कि उनसे बिल्कुल अलहदा लान के दूसरे कोने के करीब एक बड़ी मूँछों वाला उधेड़ उमर शख्स एक कुर्सी पर बैठा था।
سامنے میز پر اعلیٰ غیر ملکی و ہسکی اور برف کا بول اور میز کی دوسری جانب ایک خالی کرسی پڑی تھی۔ محض تجسس کی وجہ سے میں ٹہلتا ٹہلتا اس کی طرف گیا۔ وہ آہستہ آہستہ شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک شخص جو صورت سے بٹ مین لگتا تھا مؤدب طریقے سے کھڑا تھا۔ میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر اچٹتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی اس کی طرف بھی دھیمے مسکراتے ہوئے دیکھتا اور کبھی اپنی گھڑی پر وقت دیکھنے لگتا تھا۔ میں ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ اس کا انداز دیکھ کر مجھے جنرل ریٹائرڈ گل حسن یاد آ گئے، جو دوران سروس بھی راول پنڈی میں ہمیشہ فلیش مین ہوٹل میں رہتے تھے اور سر شام ہی لان میں اپنی محفل سجاتے تھے، اور کراچی میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصیر الدین ہمایوں جو KDA کے سابق چیئرمین کراچی جیم خانے میں سب سے الگ تھلگ اسی طرح شام گزارتے تھے۔ یہاں ایک بات شاید قارئین کی دلچسپی کا باعث ہو کہ جنرل گل حسن نے ہی صدر جنرل یحییٰ خان کا استعفیٰ لیا تھا اور بھٹو صاحب کو چیف مارشل، لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنایا تھا، اور صرف 6 ہفتے فوج کا سربراہ رہنے کے بعد صدر سے اختلاف کی وجہ سے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید یہ مونچھوں والا بھی مجرد زندگی گزار رہا ہے اور میرا یہ قیاس 100% درست نکلا۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے جب اس نے مجھے مخاطب کیا اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ اس کی آواز کے رعب اور دبدبے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بریگیڈیئر سے کم رینک کا نہیں تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ کیا تم کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم مسلح افواج میں ہو؟ میں نے اسے کہا کہ جناب آپ نے آدھا درست کہا ہے، میں ایک صاحب کے انتظار میں ہوں لیکن میں سویلین ہوں۔ وہ سارتاپا ایک فوجی ہے۔ اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ تم جیسا انسان فوج میں نہ ہو، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اور میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا کہ میں فوج کا کرنل ہوں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا، پھر بولا یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ انتہائی قوت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی، اور شام کا وقت جو آپ کے ماضی کی تلخ یادوں کو تازہ کر دیتا ہے آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں۔ کرنل ہکا بکا چند لمحے مجھے تکتا رہا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کرنل بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا ہے۔ وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک پیک بنا کر میرے سامنے رکھا۔ اس نے میرے گلاس میں برف کے چند ٹکڑے ڈال دیے۔ کرنل نے میری باتوں کا تو کچھ جواب نہ دیا، لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر مسرت ہوئی اور جب بھی جی چاہے شام کو میرے پاس آ جایا کرو۔ کرنل نے کچھ دیر بعد اپنے بٹ مین کو بلانے کے لیے سر پیچھے کیا تو میں نے اپنا گلاس لان کی گھاس پر انڈیل دیا اور تھوڑی دیر کے بعد معذرت چاہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کرنل کا نام شنکر تھا اور بعد کی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ اس کرنل کی وجہ سے کتنی کامیابی ہوئی۔ میں کلب سیکریٹری کے دفتر میں گیا۔ وہ دفتر میں موجود تھا۔ وہ مجھے لے کر کلب کی بار میں صوفوں پر بیٹھے ایک گروپ کی طرف لے گیا اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ کرنل مدن بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے قریب جا کر اسے کہا سر یہ صاحب دن کو بھی آپ سے ملنے آئے تھے۔ کرنل مدن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جوشی کے ریفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جوشی کا نام میں نے خود گڑھ لیا تھا کیونکہ بھارت میں جوشی نام کے آخر میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ کرنل مدن نے چند لمحے ذہن کو خریدا اور کہا یو مین کولی جوشی آف فٹ پنجاب۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ میری ان سے دور کی رشتہ داری ہے، میں چوپڑا ہوں۔ کرنل ہنستے ہوئے اٹھا، مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ جوشی اور میں جیسور میں اکٹھے رہتے تھے۔ کرنل نے صوفے پر مجھے بٹھایا۔ اس دوران میں نے اپنا کاروباری تعارف اس سے کرایا۔ کرنل نے مجھے پینے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی اور کہا کہ آپ سے ملنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں دلی میں بہت بور ہو چکا ہوں، خصوصاً شام گزارنی تو ایک عذاب ہے، اسی لیے آج دن کو بھی آپ سے ملنے آیا تھا اور اب بھی اس لیے آیا ہوں کہ کم از کم ایک شام تو ستھرے ماحول میں گزر جائے گی۔ کرنل نے جواباً کہا کہ بی مائی گیسٹ، میں یہاں کلب میں ہی رہتا ہوں اور میں کلب سیکریٹری کو ابھی بلا کے کہہ دیتا ہوں کہ تم جب بھی کلب میں آنا چاہو تمہیں میرے مہمان کی صورت میں ٹریٹ کرے گا۔ میں نے کہا آئی ول۔ کرنل نے اپنے ساتھیوں سے میرا تعارف کرایا۔ ان کی گفتگو کا سلسلہ جو میری آمد سے ٹوٹ گیا تھا پھر شروع ہو گیا اور میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افسران میں روشناسی اور بے تکلفی ہو جائے۔ اس دوران کرنل مدن نے
क्लब सेक्रेटरी को बुलाकर मेरे लिए हिदायत दे दी और थोड़ी ही देर में मैं उनमें घुल मिल गया। क्लब में ऑफिसर्स इवनिंग जैकेट्स या इवनिंग सूट में आ रहे थे। वहाँ पर फ़ौजी अफसरान की पहचान बहुत आसान होती है। ऑफिसर चाहे किसी भी रैंक का हो, बार के दरवाजे से दाखिल होते हुए अटेंशन होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बग़ैर टोपी के सल्यूट किया जाता है, और जो सिविलियन आ रहे थे वो सीधे दाखिल हो जाते थे। इस दौरान क्लब की इमारत के अंदर से ज़्यादा बाहर लान में रौनक थी। लान में दर्जनों मेज़ें और कुर्सियाँ रख दी गई थीं और नौजवान ऑफिसर और चंद जोड़े वहाँ बैठे थे। कर्नल मदन ने करीब 1 घंटे बाद कार्ड रूम में मुझे साथ चलने की दावत दी। मैंने इंतहाई माजरत करते हुए कहा कि मुझे ताश के खेल, ख़ुसूसन बुर्ज खेलना नहीं आता। कर्नल के हमरा उसके 2-3 साथी भी उठ खड़े हुए। ये सब मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जो बाकी बैठे रहे, मैंने थोड़ी देर बाद उनसे इजाज़त ली और लान में चला गया। ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया था कि कैप्टन और नए मेजर तक के अफसरान बहुत मोहतात होते हैं, जबकि हाई बरास यानी मेजर से ऊपर के अफसरान ज़्यादा एहतियात नहीं करते। अगर इन हाई बरास से मेल जोल हो जाए तो फिर नौजवान अफसर भी सीनियर्स के साथ मिलने जुलने वालों पर शक नहीं करते। मैं कुछ देर लान में एक कोने से दूसरे कोने तक गिलास हाथ में पकड़े टहलता रहा और फिर वापस अपने होटल चला आया। दिल्ली में बरसात का आगाज़ हो चुका था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर बाद ही बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर घटा यूं टूटकर बरसी के हर तरफ जल थल हो गया। यहाँ मैं क़ारीन की खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हम 5 अफराद जो पाकिस्तान से मिशन की तकमील के लिए भारत आए थे, कोई गैर मामूली इंसान ना थे। ये तो हमारा जज्बा था जिसके तहत हमने इस ख़तरनाक काम को सर अंजाम देने का बेड़ा उठाया था और ख़ुद को वॉलंटियर कहा था। भारत में कामयाबियों के साथ साथ हमें नाकामियों का भी सामना करना पड़ा, जिनका जिक्र बाद की वीडियोस में आएगा। दिल्ली में आशा से मिलना, सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर और कर्नल मदन से मिलना, मेरे साथियों का आर्मी हेडक्वार्टर्स के सिविल मुलाजमीन के दफ्तरी और घरेलू हालात की छानबीन करना, और इसके अलावा हमारी मज़ीद भाग दौड़ और कोशिशों का सिर्फ एक मकसद था कि हम हेडक्वार्टर्स में ना सिर्फ दाखिल हो सकें बल्कि वहाँ राब्ते भी पैदा कर सकें ताकि अहम मालूमात हासिल कर सकें। एक राब्ते को तलाश करना और अगर इसमें नाकामी हो तो फिर दूसरे राब्ते की तलाश के बजाय मेरी हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन या अपने हदफ पर चारों तरफ से हमला किया जाए। इसमें ना सिर्फ वक्त की बचत थी बल्कि दुश्मन का कोई वीक पॉइंट मिलने का भी कवी इम्कान था। हमें ताज़ा तरीन मालूमात और उनका तसलसल कायम करने की ज़रूरत थी और इसके लिए हम चंद नहीं बल्कि सैकड़ों राब्ते तलाश करने को तैयार थे, चाहे वो आला तरीन हों या कम तरीन। हम अपने मकसद के हसूल के लिए इंतहाई बुलंदी और पस्ती की इंतहाई गहराइयों में गिरने को भी तैयार थे। इसे आप जुनून कह लें, वतन से मोहब्बत या सकूत ढाका के लगे हुए ज़ख्मों का दर्द कि हम हर ख़तरे और इसके अंजाम से बेपरवाह अपने मकासद के हसूल के लिए कोशां थे।